नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फिस्कल काउंसिल से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से संबंधित। और तीसरे नंबर पे हम इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे विकास दुबे के एनकाउंटर से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फिस्कल काउंसिल को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा ये सजेस्ट किया जा रहा है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए। सरकार के पास इतना पैसा है नहीं, तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं बेशक आप ज़्यादा बोरो कीजिए, उधार लीजिए, लेकिन आप खर्च जरूर कीजिए। आप पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज कीजिए। अगर आप खर्च ज़्यादा करोगे तभी देश की इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी, हम रिकवरी के रास्ते पर आएंगे। बट देखो, सरकार को डर ये लगता है कहीं अगर उधार लेके ज़्यादा खर्च कर दिया तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा। इससे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी की रेटिंग्स को इंक्रीज कर देंगे और उसके बाद हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएंगी। ये सरकार का डर है। लेकिन एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि अभी आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की चिंता मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कीजिए और एक बार ये महामारी जब खत्म हो जाती है उसके बाद आप फिस्कल कंसोलिडेशन स्टार्ट कीजिए। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट अपना डेट यानी गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्ज है उसे गवर्नमेंट कम करने की कोशिश करे। इसे कहा जाता है फिस्कल कंसोलिडेशन। ऐसी सिचुएशन में राइटर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है, देखो, फिस्कल डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए एक नया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जा सकता है। फिस्कल डिसिप्लिन का क्या मतलब है? फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब देखो ये है, एक प्रकार से बैलेंस हो देश की इकोनॉमी में। जो रेवेन्यू सरकार को प्राप्त हो रहा है और जो खर्चा सरकार कर रही है, दोनों के बीच बैलेंस हो। ऐसा नहीं कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 6%, 8%। तो इस बैलेंस को मेंटेन करना कहलाता है फिस्कल डिसिप्लिन। और इस फिस्कल डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए एक नया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मतलब नई बॉडी इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, जिसको नाम दिया गया है फिस्कल काउंसिल। देखो, फिस्कल काउंसिल को इस्टेब्लिश करने की जो मांग है वो नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है। इवन करंट क्राइसिस से पहले जो 13th फाइनेंस कमीशन था उसने भी यही सजेस्ट किया था कि एक नई इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो फिस्कल डिसिप्लिन को इन्फोर्स कर सके। इसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी यही सजेस्ट किया गया। और इसके बाद फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी, जिसको हेड किया गया था एन.के. सिंह के द्वारा, इस कमेटी ने भी यही सजेस्ट किया कि एक फिस्कल काउंसिल होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंटली फिस्कल डिसिप्लिन को इन्फोर्स करें। IMF के डेटा के अनुसार अभी पूरे वर्ल्ड में 50 देश ऐसे हैं जहां पर फिस्कल काउंसिल्स हैं और इन फिस्कल काउंसिल्स की सक्सेस रेट अलग अलग हैं अलग अलग देशों में। अगर देखो, बिल्कुल बेसिक्स की हम बात करें, फिस्कल काउंसिल एक ऐसी परमानेंट एजेंसी है जिसका मैंडेट ये होता है गवर्नमेंट के फिस्कल प्लान्स को इंडिपेंडेंटली एसेस करना। मतलब गवर्नमेंट का प्लान ये है कि आने वाले 3 सालों में हमें फिस्कल डेफिसिट 3% करना है, या फिर गवर्नमेंट का टारगेट ये है हमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इतना लेके जाना है। इन सभी टारगेट्स को एसेस करना मतलब एग्जामिन करना। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इस फिस्कल काउंसिल के, जैसे मल्टी ईयर फिस्कल प्रोजेक्शन करना। फॉर एग्जांपल, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस साल इतनी रहेगी, अगले साल वाई रहेगी, उससे नेक्स्ट ईयर जेड रहेगी, इस प्रकार की प्रोजेक्शन करना। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस। फिस्कल सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो, गवर्नमेंट खर्चा करती रहे और अपना काम चलाती रहे बिना ऐसी सिचुएशन में पहुंचे जहां पे ये संभावना पैदा हो जाए कि इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है। मतलब जैसे 1991 में सिचुएशन आ गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पैदा हो गए थे, वैसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। गवर्नमेंट स्मूथली काम करती रहे, इस सिचुएशन को कहा जाता है फिस्कल सस्टेनेबिलिटी।
तो हमारे देश की इकोनॉमी में अभी फिस्कल सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में एनालिसिस तैयार करना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की जो फिस्कल परफॉर्मेंस है, मतलब गवर्नमेंट कितना फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने में कामयाब हुई है, इन सब के बारे में इंडिपेंडेंटली असेसमेंट प्रोवाइड करना, और गवर्नमेंट ने फिस्कल रूल्स को कितना कंप्लाई किया है, इस बारे में भी असेसमेंट तैयार करना। नेक्स्ट, फिस्कल डेटा की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस बारे में रिकमेंडेशंस देना। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए फिस्कल स्ट्रेटजी को कैसे चेंज किया जा सकता है, इस बारे में भी रिकमेंडेशंस देना। सबसे लास्ट में एक एनुअल फिस्कल स्ट्रेटजी रिपोर्ट तैयार करना जो पब्लिकली रिलीज की जाए। तो ये सारे मैंडेट, ये सारे फंक्शंस फिस्कल काउंसिल के द्वारा परफॉर्म किए जा सकते हैं। बट देखो, राइटर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं, क्या हमें वास्तव में फिस्कल काउंसिल की आवश्यकता है? क्योंकि देखो, ये जो फंक्शन हमने डिस्कस किए जो परफॉर्म किए जा सकते हैं फिस्कल काउंसिल के द्वारा, इनमें से काफ़ी फंक्शंस ऐसे हैं जो अभी किसी ना किसी बॉडी के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। जैसे FRBM एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, 2003 में आया था। इस एक्ट में क्या होता है, सरकार के लिए प्री सेट फिस्कल टारगेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2020 में आपको फिस्कल डेफिसिट 4% रखना है, उससे अगले साल आपको 0.5% कम करना है, उससे अगले साल आपको 0.5% और ज़्यादा कम करना है। और अगर आप इस फिस्कल पाथ से डेविएट होते हो तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपने फिस्कल डेफिसिट जितना पहले से डिसाइडेड था FRBM एक्ट में, उतना क्यों नहीं रखा, ये सरकार को एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा सरकार को पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट भी रखनी होगी जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बताएगी सरकार का जो फिस्कल स्टांस है उसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है। देखो, सोचा तो ये गया था कि जब ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में रखी जाएगी तो उसके बाद पक्ष और विपक्ष में, यानी सरकार और विपक्ष में चर्चा होगी फिस्कल सिचुएशन के ऊपर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पार्लियामेंट में सरकार के द्वारा ये स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दी जाती है और कई बार तो विपक्ष नोटिस भी नहीं करता, ये स्टेटमेंट वैसे ही गुम हो जाती है। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक फंक्शन हमने डिस्कस किया था इस फिस्कल काउंसिल का, ये हो सकता है मेकिंग मल्टी ईयर फिस्कल प्रोजेक्शंस। देखो, ऑलरेडी काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल RBI, CSO, इसके अलावा काफ़ी सारी प्राइवेट बॉडीज़ हैं, IMF हैं, वर्ल्ड बैंक, ये सब प्रोजेक्ट करती हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना रह सकती है। तो फिस्कल प्रोजेक्शंस के लिए क्या हमें एक और बॉडी की आवश्यकता है या फिर नहीं है? इवन देखो, एक और एग्जांपल भी दिया जाता है इसके बाद आर्टिकल में, ये कहना कि फिस्कल काउंसिल को मैंडेट दिया जाए वो इंडिपेंडेंटली असेस करे सरकार फिस्कल रूल्स को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। बट इसके लिए तो कैग है ना, कैग ये मॉनिटर करती है सरकार फिस्कल रूल्स को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। काफ़ी बार देखो सरकार क्या करती है, ऑफसेट बजटिंग करती है। जैसे FCI को बोल दिया आप स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम से लोन ले लीजिए, लेकिन स्टेट्स को सब्सिडी आप देना जारी रखिए। अब देखो, ये एनुअल बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन FCI के ऊपर तो कर्ज इंक्रीज होता गया ना। तो इस प्रकार के काम जब सरकार करती है तो उसके लिए कैग है। तो फिस्कल काउंसिल अलग से क्या काम कर देगी? अगर आपको करना ही है तो कैग को आप और ज़्यादा मजबूत बना दो, स्ट्रेंथन कर दो, ताकि कैग अच्छे से ये मॉनिटर कर सके सरकार फिस्कल रूल्स को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स फिस्कल काउंसिल के खिलाफ देने के बाद राइटर ये सजेस्ट करते हैं, फिर भी देखो फिस्कल काउंसिल अगर इस्टाब्लिश होती है तो ये वैल्यू ऐड करेगी। अगर अभी आप फुल फ्लैज फिस्कल काउंसिल नहीं इस्टाब्लिश करना चाहते तो आप एक काम कीजिए, छोटे लेवल से शुरुआत कीजिए। कैग जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, देखो जब सरकार को बजट प्रेजेंट करना होता है उससे एक हफ्ते पहले कैग एक 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करे। ये 3 मेंबर की कमेटी 5 हफ्ते तक काम करे और लिमिटेड मैंडेट होना चाहिए इस 3 मेंबर की कमेटी का,
बजट को स्क्रूटिनाइज करना, जब पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट कर दिया गया है तो उसको स्क्रूटिनाइज करना, उस सरकार के फिस्कल स्टांस को स्क्रूटिनाइज करना, सरकार ने जो नंबर्स प्रेजेंट किए हैं वो नंबर्स कितने सही हैं, इस चीज़ को स्क्रूटिनाइज करना और सारे छानबीन के बाद एक पब्लिक रिपोर्ट प्रेजेंट करना। ये काम होगा इस 3 मेंबर्स की कमेटी का, जो कैग के द्वारा गठित की जाएगी बजट के प्रेजेंट करने से 1 हफ्ता पहले। कैग ऑफिस सेक्रेटरीट भी प्रोवाइड करेगा इस बॉडी के काम करने के लिए और अपने रिसोर्सेज में से लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, सीएसओ, नीति आयोग, ये सब अपना एक एक ऑफिसर डेप्यूट कर सकते हैं उस सेक्रेटरीट में जो बनाया गया है इस 3 मेंबर की कमेटी के लिए। और देखो 5 हफ्ते तक काम करने के बाद ये बॉडी अपने आप, ये कमेटी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि कितना सक्सेस प्राप्त हो सकता है अगर अलग से एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल इस्टेब्लिश की जाती है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिए, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है डेरेक ओ ब्रायन के द्वारा। ये हालांकि देखो टीएमसी के नेता हैं, बट आर्टिकल में हम पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करेंगे, हम फेडरलिज्म से संबंधित पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, खास करके फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित, जिनको हम इस्तेमाल कर सके अपने आंसर्स में। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 70s में 80s में जब सिंगल पार्टी रूल देखने को मिला, कांग्रेस के पास मेजॉरिटी से ज़्यादा सीट्स हुआ करती थी, तो उस समय विपक्षी पार्टीज ये आरोप लगाती थी कि सरकार जो है आर्टिकल 356 का सहारा लेके स्टेट के जो राइट्स हैं उनको वायलेट कर रही हैं। इसके अलावा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पसंद के गवर्नर अपॉइंट कर सकती हैं राज्यों में, तो राज्यों का ये भी आरोप रहता था कि गवर्नर्स की सहायता से सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रही है। 80s में सरकारिया कमीशन आया था सेंटर स्टेट रिलेशंस से संबंधित। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिप सर्विस तो बहुत की कि हाँ हम इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन लेटर एंड स्पिरिट में इस रिपोर्ट को नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद राइटर कहते हैं आज भी देखो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, हालांकि मेन इशू आर्टिकल 356 नहीं है। जैसा हमने डिस्कस किया, आर्टिकल का फोकस फिस्कल फेडरलिज्म पर है। राइटर कहते हैं देखो 14th फाइनेंस कमीशन ने ये डिसाइड किया था कि 42% जो रेवेन्यू है वो स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा, बाकी 58% सेंटर के साथ है। लेकिन लेटर एंड स्पिरिट में सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है और कोविड-19 आने के बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है। वैसे तो देखो जब 14 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था कि 42% टैक्स रेवेन्यू स्टेट्स को मिलेगा, बाकी 58% सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट देखो इसको एक्सेप्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनको कम करना स्टार्ट कर दिया। स्टेट्स को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी सोशल सेक्टर में, तो इसलिए स्टेट्स पर ज़्यादा बर्डन आया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी भी लेके आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने विभिन्न स्टेट्स को ये कहा था देखो अब तो आपको ज़्यादा पैसा मिलने लगा है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद, और फिर भी अगर आपको लॉस होता है तो आने वाले 5 सालों के लिए लॉस को हम कंपनसेट करेंगे। इस प्रकार का वादा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था स्टेट गवर्नमेंट से। लेकिन देखो हुआ क्या, अभी काफ़ी सारा ड्यू बाकी है स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लौटा नहीं रही है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है, सेंटर को स्टेट्स का 35,000 करोड़ देना है एज ए जीएसटी कंपनसेशन फॉर दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020। ये जून 2020 में दिया गया है 5 महीनों के डिले के बाद। और देखो जीएसटी कलेक्शन में कमी होने की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई है। जैसे 2018-2019 में जितना सोचा गया था जीएसटी इतना मिलेगा, उससे 22% कम मिला, तो इसलिए स्टेट्स को भी कम जीएसटी मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना घाटा पूरा करने के लिए तो काफ़ी तरह के सेस लगा दिए हैं,
सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स। और जब देखो जीएसटी आया था तो यही बात बोली गई थी कि अभी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, काफ़ी सारे सेस और सरचार्ज हैं, ये खत्म हो जाएंगे अगर एक बार जीएसटी आ जाएगा। तो फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेस लगाना ही नहीं चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। और सेस का जो पैसा होता है वो स्टेट्स के साथ डिवाइड नहीं होता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार फिर से सोच रही है कि कोविड-19 सेस लगाया जाए और इससे पैसा इकट्ठा किया जाए, बट वो स्टेट्स के साथ डिवाइड नहीं होगा। इवन देखो राइटर ये बोलते हैं 14 फाइनेंस कमीशन में जो प्रोमिस किया गया था कि स्टेट्स को इतना पैसा मिलेगा, उस पैसे में और वास्तव में जितना पैसा मिला स्टेट्स को उसमें गैप है 6,84,000 करोड़ का। 2014-2015 में स्टेट्स ने जो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट स्टार्ट किए उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 46% पैसा ज़्यादा खर्च किया गया, और जबकि देखो आज के समय में स्टेट्स विभिन्न प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट से 64% पैसा ज़्यादा खर्च कर रही हैं। बावजूद इसके सेंटर का जो फिस्कल डेफिसिट है वो ज़्यादा है कंसोलिडेटेड स्टेट डेफिसिट से। कितना? 14%। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पैसे का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही है, ये आरोप राइटर लगाते हैं। और कोविड-19 की वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कलेक्टिव लॉस टू जीएसडीपी होगा 13.5% ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू होगी 13.3 लाख करोड़। स्टेट्स को अभी देखो ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है कॉमन सिटीजन्स की हेल्प करने के लिए और लाइवलीहुड को बचाने के लिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को नेग्लिजिबल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया जाता है। जून 30 तक सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट को कोविड-19 से लड़ने के लिए सिर्फ 1200 करोड़ की मदद दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 400 करोड़ दिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स मिटिगेंट फंड में, बट पैंडेमिक से लड़ने के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया। इसके अलावा देखो वेस्ट बंगाल में तो साइक्लोन अम्फान भी आया था जिसकी वजह से लाखों घर नष्ट हो गए। तो वेस्ट बंगाल को अर्जेंट फंड्स की आवश्यकता थी, बट साइक्लोन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ 1000 करोड़ रुपए स्पेसिफिकली दिए साइक्लोन के बाद मरम्मत कार्य के लिए। इवन महामारी के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी विभिन्न मिनिस्ट्रीज को आदेश दिया है कि आप खर्चे को कम कर दीजिए, तो इसका भी नुकसान स्टेट्स को ही होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने वेस्ट बंगाल को ऑलमोस्ट 5000 करोड़ रुपए देने थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किए जा रहे हैं उनके लिए। अब देखो 25% साल तो बीत चुका है, लेकिन एक भी पैसा अभी वेस्ट बंगाल को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है। इनमें से 70% पैसा खर्च किया जाना है ग्राम पंचायत के द्वारा और 30% खर्च किया जाना है पंचायत समितिज और जिला परिषद के द्वारा। ये फॉर्मूला वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने सजेस्ट किया था और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सेप्ट किया था। और ये इन पैसों का जो इस्तेमाल होना है रोड्स को बिल्ड करने के लिए, ब्रिजेस, लोकल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, जॉब्स क्रिएट करना, विलेज इकोनॉमीज को बिल्ड करना, इन सब कामों के लिए। लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्योंकि सब कुछ रोक दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद कुछ आंकड़े रखे जाते हैं राइटर के द्वारा जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एसेंस समझ लीजिए। राइटर कहते हैं अभी 53,000 करोड़ रुपए वेस्ट बंगाल को लेने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। और ये सिर्फ एक स्टेट के आंकड़े हैं। अलग अलग स्टेट्स के जो आंकड़े हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। स्टेट्स के लिए ये रकम देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। स्टेट्स के सामने अभी चैलेंज भी बड़ा है। एक तरफ सिटीजन्स की वेलफेयर को स्टेट्स को सुनिश्चित करना है, दूसरी तरफ देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं लोन लेने के, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तरफ अपने फिस्कल लिमिट्स को ब्रीच करने में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी है। इवन लोन भी आसानी से स्टेट्स नहीं ले सकते। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि स्टेट्स जो हैं वो फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बिना कंडीशन के फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है 0.5%। उसके बाद कंडीशंस लगा दी गई हैं जो कि अनरियलिस्टिक हैं राइटर के अनुसार। जैसे कि देखो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हेंसिंग रेवेन्यूज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ये कंडीशंस मीट करना
काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से जो स्टेट्स हैं वो फिस्कल डेफिसिट को 3.5% से ज़्यादा नहीं ले जा सकेंगे। तो ये एक प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की फेलियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से नहीं ट्रीट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये सब बातें राइटर कहना चाहते हैं आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल विकास दुबे के एनकाउंटर से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, विकास दुबे यूपी का एक गैंगस्टर जो रिस्पॉन्सिबल था उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए। विकास दुबे को पकड़ा गया मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल टेम्पल से। उसके बाद यूपी की पुलिस उसे लेकर आ रही थी कानपुर में। इसी बीच काफिले की एक गाड़ी जो है वो पलट जाती है मवेशियों को बचाने के चक्कर में, और उसमें विकास दुबे था। पलट जाने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, हथियार छीनकर, और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये पुलिस की स्टोरी है, मतलब ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ, ये पुलिस का कहना है। हालांकि देखो, आर्टिकल में कहा जाता है अगर आप मोटे तौर पर देखोगे जो घटनाक्रम हुआ, साफ तौर पे पता लगता है ये स्टोरी जो है वो फर्जी है, क्योंकि रोड की हालत आप देख सकते हो। रोड पर बिल्कुल स्क्रैच नहीं है। गाड़ी जब पलटती है तो रोड पे काफ़ी नुकसान होता है, और व्हीकल के दरवाजे भी बंद थे। और इवन इससे भी ज़्यादा, जो 3 गाड़ियाँ विकास दुबे को लेने गई थी मध्य प्रदेश में, और जो गाड़ी पलटी वो गाड़ी उन 3 गाड़ियों का हिस्सा ही नहीं थी। मीडिया को रोक दिया गया टोल पर। ऐसी तमाम बातें हैं जिसके बेस पर यह साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एनकाउंटर फर्जी है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बेशक फर्जी हो एनकाउंटर, लेकिन सही है। आमतौर पे ऐसा होता है जब इस प्रकार के मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उसके बाद ट्रायल लंबा चलता रहता है। गवाह जो हैं अपने बयान से पलट जाते हैं, और ऐसे गैंगस्टर जेल में रह के एक्सटोर्शन गैंग चलाते रहते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों से फिरौती मांगते रहते हैं। मतलब अपराध कायम रहता है, और एनकाउंटर कर दिया गया, इसलिए ठीक किया। यहाँ पर देखो, आप एथिक्स में गांधी जी की वो स्टेटमेंट लिख सकते हो, जब मीन्स आपके खराब हों तो एंड आपका सही नहीं हो सकता। इस मामले में जो मीन था वो खराब था। ये एक प्रकार से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। देखो, ये बात सही है कि विकास दुबे एक गैंगस्टर था, बट कल को पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ ले और उसका एनकाउंटर कर दे, और बाद में बोलने लगे कि ये निर्दोष व्यक्ति तो गैंगस्टर था, तो फिर ये तो बहुत बड़ा अपराध है ना। तो कायदे से जो सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है कि पुलिस का काम है पकड़ना, जुडिशरी डिसाइड करेगी कि उस बंदे ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि आज गैंगस्टर को एनकाउंटर किया है तो सरकार के पक्ष में सिंपैथी हो सकती है, बट कल को निर्दोष व्यक्ति को पुलिस फंसाने का काम कर सकती है इस प्रकार से। और वो निर्दोष व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जिसका कोई लेना देना ही ना हो क्राइम से, लेकिन हो सकता है किसी पुलिसकर्मी से बहस हो जाए और वो पुलिसकर्मी गोली चला दे, बाद में कह दे ये गैंगस्टर था, भागने की कोशिश कर रहा था। तरीका गलत है। और दूसरा देखो, विकास दुबे जैसे जो गैंगस्टर हैं वो अपना काम करते रहते हैं, इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे विकास दुबे के अगेंस्ट 60 के आसपास केसेस थे, लेकिन फिर भी वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में नहीं था। उसने पुलिस स्टेशन में घुसकर एक लीडर की हत्या की थी, लेकिन बावजूद उसके वो खुले आम था, घूम रहा था, क्योंकि गवाह पलट गए थे, उसके खिलाफ किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी थी कोर्ट में। और एसएसपी जैसे जो लोग हैं उनकी फोटोज हैं विकास दुबे और विकास दुबे के सहयोगियों के साथ। ये देखो, एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है कि किस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स के बीच, गैंगस्टर्स के बीच और पॉलिटिशियंस के बीच नेक्सस देखने को मिलता है। ये सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। गैंगस्टर जो हैं वो ब्यूरोक्रेट के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए लैंड डील्स फैसिलिटेट करते हैं, उनके काम करते हैं, और पॉलिटिशियंस इससे खुश हो जाते हैं, वो पैसा बनाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी खुश हो जाते हैं, उन्हें कुछ लैंड मिल जाता है, पैसे वो कमा लेते हैं। लेकिन देखो, इससे जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो देखो गवर्नेंस प्रभावित होती है, दूसरा देखो ये जो गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं ये बड़े बड़े व्यापारियों से फिरौती मांगते हैं। अब आप बताइए, ऐसे इन्वायरमेंट में क्या उद्योग पनपेंगे?
जब क्राइम ज़्यादा होगा, बड़े ट्रेडर से फिरौती मांगी जाएगी, तो ऐसी जगह पर कौन अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगा, कौन ट्रेड करना चाहेगा? तो इससे स्टेट की पूरी डेवलपमेंट ही प्रभावित होती है। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, कुछ लोग इसे कास्ट कलर भी देने की कोशिश करते हैं कि ये गैंगस्टर इस कास्ट का है, वो गैंगस्टर इस कास्ट का है। देखो, इससे ज़्यादा बुरा देश के लिए कुछ नहीं हो सकता कि गैंगस्टर को भी लोग अपनी कास्ट का बताकर उसके कामों को लेजिटिमेट ठहराने लगे। गैंगस्टर किसी कास्ट का नहीं होता, वो क्रिमिनल होता है और उसको उसके अपराधों की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो एथिक्स में जब क्वेश्चन पूछा जाए कि इस प्रकार से एनकाउंटर किया जाता है तो वो सही है या गलत है। गलत है, न्यायिक जांच होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम भी इम्प्रूव होना चाहिए। इतने साल लग जाते हैं केसेस को सोल्व होने में, गवाह पलट जाते हैं, इससे समाज में डेटरेंस नहीं क्रिएट होता। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि इस प्रकार से विकास दुबे को मारा गया है तो अपराधियों में डर होगा। देखो, ये बात सही है, डर तो होगा, बट इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा पूरा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है ना, कि विकास दुबे जैसे लोग विकास दुबे बनते हैं, उनको संरक्षण मिलता है, कोर्ट में केसेस चलते चलते इतना समय लग जाता है, उनको सज़ा नहीं मिलती। तो ये पूरे सिस्टम में जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जब भी इस प्रकार का केस आता है हम डिस्कस करते हैं सिस्टम में कमियां हैं। देखो, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, इतने केस पेंडिंग हैं, लेकिन फिर भी हुआ क्या है आप बता दीजिए। मतलब आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होंगे कि कोई ठोस कदम उठाया गया हो सरकार के द्वारा या फिर कोर्ट्स के द्वारा कि जो पेंडेंसी है केसेस की उसे कम किया जाए। नहीं, ऐसा लगता है जैसे एक इनर्शिया आ गया है, कोई भी चेंज चाहता ही नहीं है। जब हैदराबाद वाला केस सामने आया था तब भी हमने यही डिस्कस किया था। देखो, जो रेप कन्विक्ट्स थे उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए थी, फांसी मिलनी चाहिए थी, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन पुलिस ने जो तरीका अपनाया वो गलत था। क्योंकि ऐसा तो देखो, पुलिस किसी को भी पकड़ के मार सकती है, ये बोल सकती है ये वही लोग थे जिन्होंने रेप को अंजाम दिया। पता कैसे लगेगा? ये जुडिशरी ही तो डिसाइड करेगी ना कि वो अपराधी थे। वही चीज़ आज इस केस में भी है। तो ये हमने विकास दुबे से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।